अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज के पॉलिटिकल वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। तकरीबन 3 से 4 अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीटीआई की तरफ से बहुत ज़्यादा हमले किए जा रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। इससे पहले जनरल बाजवा को शदीद तनकीद का ना सिर्फ निशाना बनाया गया, बल्कि वक्तन फ़वक्तन इमरान खान जब भी अदालत में एंट्री मारते हैं तो वो जनरल बाजवा के ऊपर भी खुल के तनकीद करते हैं। वो डर्टी हैरी का नाम इस्तेमाल करते हुए जो फैसल नसीर हैं उनके ऊपर भी तनकीद करते हैं। वो हमारे जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनके पीछे भी पड़े हुए हैं, उनका नाम भी वो खुल के लेते हैं। जनरल नदीम अंजुम का नाम भी वो खुल के लेते हैं, यानी कि वो किसी को भी बख्शते नहीं हैं। ऐसे में जो मुहाजरा इस वक्त शुरू हुई भी है अदलिया की, स्टैब्लिशमेंट की और इमरान खान की, ये जो एक ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल में देखना ये है कि नुकसान किसका हो रहा है, फ़ायदा किसका हो रहा है। मगर इसमें नुकसान तो पाकिस्तान का है, क्योंकि तीनों जब तक डिस्टेबलाइज रहेंगे पाकिस्तान कैसे स्टेबलाइज हो पाएगा। ऐसे में अब इमरान खान का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से पिछले कुछ दिनों से बहुत ही बदतरीन किस्म का एक प्रोपेगेंडा किया गया और इमरान खान के अकाउंट से बाकायदा तौर पे ट्वीट्स की गई जिसमें पाकिस्तान को तोड़ने की बात की गई और इमरान खान को शेख मुजीबुर रहमान के साथ तशबीह दी गई। इससे पहले आपको याद होगा कि शेख मुजीबुर रहमान को इमरान खान गद्दार करार देते हुए उनका कंपैरिजन किसके साथ करते थे? नवाज शरीफ के साथ किया करते थे। और हैरत की बात यह है कि जिस शख्स को वो गद्दार करार दिया करते थे, आजकल उनके ट्विटर हैंडल से वो अपने आप को शेख मुजीबुर रहमान करार दे रहे हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जिस तरह शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान को तोड़ा था, खुदा न खास्ता वो भी अपने अज़ाइम में कामयाब हो जाएंगे। जिसकी वजह से अब इमरान खान के जो एक्स अकाउंट यानी कि ट्विटर से शेख मुजीबुर रहमान की वीडियोस शेयर की गई हैं, जो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया गया है, जो मुल्क तोड़ने की बातें की गई हैं, उसकी तहकीकात शुरू हो गई हैं। और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट और तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को भी अब बंद कर दिया जाएगा, उस पर पाबंदी लगने जा रही है। क्या मामला हैं सारे मैं आपके सामने रख देती हूँ। तफसीलात सुनिएगा कि वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने बानिए पीटीआई इमरान खान के एक्स अकाउंट से शेख मुजीबुर रहमान की वीडियो शेयर करने के मामले की तहकीकात जो है वो शुरू कर दी हैं। यहाँ पर आपको बता दूँ कि FIA यानी कि साइबर क्राइम विंग ने इमरान खान के एक्स अकाउंट से शेख मुजीबुर रहमान की वीडियो को शेयर करने के मामले की तहकीकात शुरू कर दी हैं, जिसके लिए उमर अयूब, गौहर खान और रऊफ़ हसन से पूछगछ भी शुरू हो चुकी है। आपको याद है कि पिछले दिनों इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान से जब खुद को तशबीह दी थी, तो इन तमाम लोगों ने, जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए हैं, उमर अयूब, गौहर खान और रऊफ़ हसन, इन लोगों ने बार बार इस चीज़ को इंडोर्स किया था। लेकिन 2 दिन पहले जो है मामले की संगीनी को देखते हुए जो रऊफ़ हसन है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी तमाम बातों से यू टर्न लेते हुए ये कहा था, बल्कि वो मुकर गए थे। उन्होंने कहा था कि इमरान खान तो जेल में है और वो जेल में है तो वो तो वहाँ से ट्वीट्स कर नहीं सकते। तो सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वो कौन हैंडल कर रहा है, वो कौन ट्वीट्स कर रहा है। ऑब्वियसली वो तहरीक इंसाफ का कोई एडमिन होगा, या फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि एडमिन बैठा हुआ अपने दिल में जो सोच रहा हो वो ट्वीट्स करता जाए। वो भी इमरान खान जिनकी पूरी कौम एक लिहाज से फॉलोअर है, तो वो वहाँ से आके इमरान खान के ट्विटर हैंडल से इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखे, गद्दारी की बातें लिखे, मुल्क को तोड़ने की बातें लिखे और बाद में मुकर जाए और कहें कि जी हम इमरान खान तो जेल में। अब इसकी तहकीकात जो है वो प्रॉपर तरीके से शुरू हो चुकी हैं। गौहर खान, रऊफ़ हसन और उमर अयूब से पूछगछ शुरू हो चुकी है। ज़राए का कहना यह है कि FIA इस अमर की तहकीक करेगी कि जेल में कैद बानिए पीटीआई के एक्स अकाउंट से वीडियोस किसने, क्यों और कैसे शेयर की, और FIA साबिक वज़ीर आज़म का एक्स अकाउंट बंद करने के हवाले से अमूर का जायज़ा भी लेगी। यानी कि आने वाले दिनों में पीटीआई के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, अकाउंट्स हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगने जा रही है। अगर ये चीज़ साबित हो जाती है कि ये अगर इमरान खान ने नहीं भी ट्वीट्स की हैं तो ये पीटीआई के किन लोगों ने की हैं। तो आपने मुझे इसके बारे में बताना है कि आपको क्या लगता है कि ये पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। मैं चलती हूँ अगली खबर की तरफ। अगली खबर जनाब ये है कि आप लोग जानते हैं कि गुज़श्ता रोज़ खावर मानिका इद्दत निकाह केस में अदालत के अंदर पेश हुए थे और वहाँ पर आप लोगों को पता है कि उनकी पिटाई की थी किसने? पीटीआई के वकला ने। और वो सारा मामला क्या था वो तो मैंने कल के व्लॉग में आपको बता दिया था। और फिर उसके बाद पीटीआई के जो वकला थे उन्होंने कहा था कि हम माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, और उन्होंने कहा था कि बहुत ही गलीज़ शख्स है खावर मानिका, और वो अंदर अदालत के अंदर खड़े होकर गंदी लैंग्वेज बोल रहा था, उसने इमरान खान के बारे में नामुनासिब अल्फाज बोले थे, जिसकी वजह से हमने खावर मानिका के ऊपर हमला किया था। अब बात यह है कि सोशल मीडिया के ऊपर उसके बाद एक ट्रेंड शुरू हुआ और कहा गया कि अगर इमरान खान की कही हुई बात के ऊपर, छोटी छोटी बात के ऊपर नोटिस लिया जाता है, तो खावर मानिका की तो बाकायदा तौर पे पिटाई हुई है, वो भी
اس پریمیسز کے اندر ہوئی ہے، تو پھر ان کے خلاف جو ہے وہ کیوں نہیں مقدمہ درج کیا جا رہا جن لوگوں نے ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا؟ تو اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ خاور مانیکا کے اوپر عدالتی احاطے کے اندر حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ کیا تفصیلات ہیں ذرا یہ بھی سن لیجئے گا کہ گزشتہ روز اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت کے احاطے میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی طرف سے خاتون اول بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کے اوپر حملہ کیا گیا، اور رپورٹ کے مطابق خاور مانیکا پہ عدالتی احاطے کے اندر حملہ کیا گیا۔ اسلام آباد کا جو تھانہ رمنا ہے وہاں پر اس کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ یہاں پر آپ کو بتا دوں، پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں کی سماعت کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا پہ عدالت کے باہر حملہ کیا تھا، جبکہ اس سے پہلے جو ہے کمرہ عدالت میں پی ٹی آئی وکلاء اور خاور مانیکا کے درمیان شدید تلخ کلامی بھی ہوئی تھی۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ خاور مانیکا دلائل دینے کے بعد جیسے ہی کمرہ عدالت کے اندر سے باہر نکلے تھے تو پی ٹی آئی کارکنان نے ان کے اوپر بوتلیں مارنا شروع کر دی تھیں، اور بعد میں پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں انہوں نے خاور مانیکا کے اوپر حملہ کر دیا تھا اور ان کو تھپڑ مارنے کی بھی کوشش کی تھی، بلکہ کوشش نہیں کی تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے ان کو تھپڑ مارا ہے۔ وکلاء کے حملے سے خاور مانیکا زمین پہ بھی گر گئے تھے اور اپنی جان بچا کے احاطہ عدالت سے وہ وہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ بعد میں پی ٹی آئی کے شبلی فراز جو ہیں، جو رہنما ہے پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا تھا کہ آج خاور مانیکا نے بری طرح کے الفاظ استعمال کیے بشرا بی بی کے بارے میں، عمران خان کے بارے میں۔ جج صاحب کو ان کو روکنا چاہیے تھا، انہوں نے اخلاق سے گری ہوئی باتیں کی ہیں، ہمیں اس بات کا افسوس ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آج عدالتوں کے اوپر دباؤ ہے، انصاف کے منصب پر بیٹھ کر آپ کو انصاف کرنا چاہیے، یہ صرف التوا کرنے کے طریقے ہیں، یہ سب کچھ انہوں نے کہا تھا۔ اس موقع پہ عمر ایوب بھی بولے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک بھونڈی سازش تھی اور سابق وزیر اعظم اور بشرا بی بی کو پابند سلاسل کیا گیا ہے عدت نکاح کیس میں، اور کافی زیادہ تنقید ان کے اوپر ہوئی تھی۔ کنول شوذب نے بھی اس کے اوپر بات کی تھی، اور وہ جس وکیل نے تھپڑ مارا تھا اس نے کہا تھا کہ مجھے اس چیز کے اوپر بالکل بھی کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میں نے ان کو تھپڑ مارا ہے۔ تو بہرحال اب مقدمہ درج ہو گیا ہے، اب دیکھتے ہیں، ویسے مقدمے تو درج ہوتے رہتے ہیں، ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں، 9 مئی کے واقعات میں بھی آپ کو پچھلا جو، اگر میرا ولاگ آپ نے نہیں دیکھا تو اس میں میں نے سارا بتایا ہے کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت جو محاذرائی جاری ہے، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 9 مئی کے لوگوں کو بار بار ریلیف دیا جا رہا ہے عدلیہ کی طرف سے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ جو 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کو سزائیں ملیں۔ تو یہ جو پورا ایک دنگل چل رہا ہے، دیکھتے ہیں یہ دنگل کہاں پر جا کر رکتا ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر یہ ہے کہ ملک کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے، لیکن ساتھ میں ہم سب کو یہ کنسرن بھی ہے کہ نیا بجٹ آنے والا ہے، پتہ نہیں اس بجٹ میں ہمارے اوپر کیا پہاڑ گرائے جائیں گے، پتہ نہیں مہنگائی جو ہے وہ آرٹیفیشلی کنٹرول کی جا رہی ہے یا واقعی یہ پرماننٹلی ہوگی۔ لیکن فی الحال وقتی طور پہ اگر دیکھا جائے تو حکومت جتنی بھی ریلیف دے سکتی ہے عوام کو وہ دے رہی ہے، یہاں تک کہ آئی ایم ایف کے جو مطالبات ہیں وہ بڑے سخت ہیں۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ ٹیکسز کی بات کر رہا ہے، آئی ایم ایف مہنگائی بڑھانے کی بات کر رہا ہے، اوبویسلی آئی ایم ایف ایسے پاکستان کو پیسہ کیوں دے گا، لیکن اس سب کے چلتے حکومت پھر بھی عوام کو جو ہے وہ ریلیف دے رہی ہے۔ اس سلسلے میں آپ لوگوں نے دیکھا ایل پی جی کافی سستی ہو گئی ہے، تقریباً 70 روپے کمی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ گھی اور آئل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، چاولوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، آٹے کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، روٹی کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، لیکن بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ اس وقت آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ سولر کے حوالے سے کافی رومرز پھیلائے گئے تھے کہ سولرز کے اوپر جو ہے نیٹ میٹرنگ کے اوپر جو ہے وہ ٹیکسز عائد کرنے جا رہے ہیں، یا پھر بجلی جو ہم لوگ بنا کے دیتے ہیں واپڈا کو، جناب وہ جو ہمارے سولر سے جائے گی وہ جناب اس کی کم پرائس لگائی جائے گی، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوئیں۔ لیکن سارے کے چلتے آپ کو بتاؤں کہ حکومت نے ایک اور نیا ریلیف دینے کی کوشش وہ کر رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اور ڈیزل کی قیمتوں میں جو ہے وہ 7 روپے کمی کا امکان ہے، اور ہو سکتا ہے کہ فرسٹ سے جو ہے یہ کمی جو ہے جو پیٹرول کی قیمتوں میں کی جا رہی ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے۔ عالمی مارکیٹ کے اندر مندی کے رجحان کے باعث جو ہے ملک بھر میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 31 مئی کو تقریباً 6 روپے 50 پیسے سے لے کر 7 روپے 50 پیسے تک کمی کا امکان ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو عالمی مارکیٹ ہے اس میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ بالترتیب $3.25 اور $2.10 فی بیرل کم ہوئی ہیں، اور پچھلے 15 دنوں میں $8.60 اور $4.3 فی بیرل کی کمی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ پیٹرول کی جو فی لیٹر قیمت ہے اس وقت وہ 273 روپے 10 پیسے ہے، جبکہ
डीज़ल की जो कीमत है वो 274 रुपये 8 पैसे है। तो जनाब अल्लाह का शुक्र है कि अगर महंगाई कम हो रही है, लेकिन अगर ये आलमी मार्केट्स की वजह से है, तो जैसे ही आलमी मार्केट में प्राइसेस बढ़ेंगी तो फिर दोबारा से महंगाई हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से हुकूमत को इस वक्त पिसे हुए आवाम के लिए जो है वो सोचना चाहिए कि उनको परमानेंटली रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। और इसके साथ ही जाते जाते आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान ने IMF के साथ 3 साल के कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। और वजारत ख़जाना की तरफ से जारी माहाना रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि IMF के साथ 3 साल का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए बाकायदा मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हो चुके हुए हैं। IMF कर्ज प्रोग्राम मुस्तहकम पॉलिसी के लिए इंतहाई अहम है, उन्होंने कहा। तो रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो तरसीलात ज़र और बरामदात और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी और ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं और FBR महसूलात हैं और नॉन टैक्स आमदनी जो है उसके अंदर भी इजाफा हुआ है। 10 माह में FBR महसूलात में 30.6% का इजाफा हुआ है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि रवा माली साल में नॉन टैक्स आमदनी में 94.8% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और ई कॉमर्स के अंदर भी जो पाकिस्तानी हैं वो बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आए हैं, वो भी एक सर्वे हुआ है। और इसके अलावा महंगाई के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है। महंगाई की शरह 13.5% से 14.5% तक रहने का इम्कान है, जो कि 30% से कम होकर आधे के बीच में आध में आ गई है। और रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि तरसीलात ज़र में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 3.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बरामदात में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 10.6% इजाफा हुआ है। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये माली खसारे में 26.8% का भी इजाफा हुआ है। तो जनाब अल्लाह करे कि अच्छी खबरें जो हैं वो आ रही हैं और ताज़ा हवा के झोंके की तरह हम अब अच्छी खबरें सुने। मुल्क जो है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता अब इस तरह की खबरों का। बहरहाल ये था जनाब आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आप इन तमाम खबरों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।